स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हेल्थ। वातावरण में जो प्रदूषण फैलता है उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसका क्या इफ़ेक्ट प्रदूषण का पड़ता है, इस पर आज हमारा टॉपिक है। इसी को हम स्टडी करेंगे। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने उद्धृत किया था कि कलयुग के वर्तमान युग में मनुष्य के पाप इतने बुरे हो रहे हैं कि निकट भविष्य में पृथ्वी और मानव जाति नष्ट हो जाएगी। और ये प्रदूषण जो है, पॉल्यूशन जो है, हमारे द्वारा ही फैलाया जा रहा है। तो प्रदूषण जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के लिए भी और सभी लोगों के लिए, जिसको बचाना हमें बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं प्रदूषण से होने वाले इफ़ेक्ट को और प्रदूषण को। द मैड रैट रेस एमंग नेशन ओवर द ग्लोब फॉर डेवलपमेंट जियोपैराडाइज द हेल्थ ऑफ मैन इटसेल्फ। इसका क्या मतलब होता है? दुनिया भर के देशों के बीच विकास के लिए पागल चूहे की दौड़ ने मनुष्य स्वास्थ्य को ही खतरे में डाल दिया है। और इतनी ज़्यादा मात्रा में मनुष्य जो है अपने आप को खतरे में डाल दिया है कि उसको पता ही नहीं है। अपने आने वाले जनरेशन को पॉल्यूशन देते जा रहा है, हम उसे कंट्रोल नहीं करते जा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। और पॉल्यूटेड जो अर्थ है, वो जो पॉल्यूटेड अर्थ है वो आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री resulted into unlimited exploitation of every bit of natural resources। इसमें खतरे में तो डाल दिया है मनुष्य ने खुद को। कृषि और उद्योग में प्रगति के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के हर बिट का असीमित दोहन हुआ। इससे पारिस्थितिक संतुलन पूरा बिगड़ गया और जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, यदि वो इनबैलेंस हो जाए तो फिर प्रकृति अपने आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। और जो आज की वर्तमान परिस्थिति है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो नेचर है वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए आज वो सभी क्रियाएं कर रही है जो हम मनुष्य लोग नहीं चाहते। सच एक्टिविटी ऑफ मैन हैड एडवर्स इफेक्ट ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर। और मनुष्य की इस एक्टिविटी का जो एडवर्स इफेक्ट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस बायोस्फीयर में, वो सब के सब को पड़ता है। अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर बाय मैन डिस्टर्ब द डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। और जो नेचर का अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है, उससे इकोलॉजिकल जो बैलेंस है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, वो बिगड़ते जा रहा है। तो इसी से हम ये कह सकते हैं कि नाउ आवर अर्थ हैज़ बिकम ए वेरी सिक प्लेनेट एंड अर्जेंटली नीड ए क्योर। इस प्रकार हमारा जो अर्थ है वो एक बीमार प्लेनेट हो गया है और जिसको क्योर की आवश्यकता है। तो ये पार्ट था
क्यों क्योर की आवश्यकता है, क्यों बीमार हो गया हमारा अर्थ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ, मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन हैव ए एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। इसी कारण हमारा अर्थ जो है सिक हो गया है और क्योर की आवश्यकता है। अब लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में पॉल्यूशन की डेफिनेशन। व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन is an undesirable change in the physical, chemical or biological characteristic of our air, land and water that will harmfully affect the human life and the desirable species, or that may waste or deteriorate our raw material resources। तो ये है पॉल्यूशन की डेफिनेशन, परिभाषा। प्रदूषण हमारे वायु, भूमि, जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में एक अवांछित परिवर्तन है जो मानव जीवन और वांछित प्रजातियों को हानिकारक रूप से प्रभावित करेगा, जो हमारे कच्चे माल के संसाधनों को बर्बाद या खराब कर सकता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा ओडम ने दी थी और ये परिभाषा काफ़ी अच्छी परिभाषा पॉल्यूशन की है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी डेफिनेशन हैं, मगर सबसे अच्छी डेफिनेशन ओडम के द्वारा पॉल्यूशन की दी गई। अब सवाल उठता है कि पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? व्हाट इज पॉल्यूटेंट्स? यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता है जो कि प्रदूषक होते हैं। एनी सब्सटेंस विच कॉज पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। ये सिंपल भाषा में यदि हम समझे कि कोई भी सब्सटेंस जो कि प्रदूषण पैदा कर रहा है उसको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। या सर्टन सब्सटेंस और फैक्टर may affect the normal functioning of human life and domesticated species when introduced into the biosphere। जीवमंडल में आने पर कुछ पदार्थ या कारक मानव जीवन और फालतू प्रजातियों के सामान्य कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। इनको हम प्रदूषक कहते हैं या पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट जो पॉल्यूटेंट्स हैं, द इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है इसमें डिपॉजिट मैटर। डिपॉजिट मैटर कौन कौन से हैं? स्मोक, सूट, डस्ट, टार, ये सब डिपॉजिट मैटर होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट्स में आता है। दूसरे नंबर पर है गैस। गैस में बहुत सारे गैस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, NH3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेथिल आइसोसाइनेट। ये जितनी गैसेस हैं ये पॉल्यूटेंट्स के रूप में आती हैं। फिर है केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड में एल्डिहाइड्स, आर्सेनिक, हाइड्रोजन फ्लोराइड, फॉस्फोजीन्स, डिटर्जिनेंट्स, ये जितने हैं ये केमिकल कंपाउंड्स में आते हैं। फिर है मेटल्स। मेटल में आता है लेड, आयरन, जिंक, मर्क्यूरी, दीज आर द मेटल पॉल्यूटेंट्स। फिर बायोसाइड्स है 5वें नंबर पर। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, निमेटोसाइड्स, रोडिएंटोसाइड्स, दीज आर द बायोसाइड्स, जो कि ये भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्रदूषक होते हैं। फिर फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये फर्टिलाइज़र जो है पॉल्यूटेंट्स होते हैं। फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये भी एक पॉल्यूटेंट्स है। नॉइस, ये भी एक प्रदूषक है। ज़्यादा नॉइस, ज़्यादा
आवाज़ भी हार्मफुल इफ़ेक्ट डालती है। हीट, ज़्यादा गर्म भी एक हार्मफुल इफ़ेक्ट डालती है। सीवरेज का पानी, वाहित मल जिसको हम कहते हैं, ये बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट्स है, प्रदूषक है। तो इस प्रकार ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये मिलकर हमारे सभी भूमि, जल, हवा, एयर, लैंड, वाटर को ये खराब कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। ना अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जो कि दो भाग है इसके। पहला है नॉन डिग्रेडेबल और दूसरा है बायोडिग्रेडेबल। जो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं, the pollutants which cannot be decomposed are called non-degradable pollutants। वे प्रदूषक जिन्हें अपघटित नहीं किया जा सकता और उसे हम कहते हैं नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। वंस दे फॉल इन द इन्वायरमेंट दे रिमेन एज सच। और एक बार जब वे वातावरण में पड़ जाते हैं तो वो वैसे के ही वैसे बने रहते हैं। जैसे डीडीटी है, मर्क्यूरी है, साल्ट है, एल्युमिनियम कैंस हैं, ये अगर एक बार वातावरण में पड़ गए तो ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं। तो इसको क्या करना चाहिए? हैंस कंटिन्यूअस यूज ऑफ दीज सब्सटेंस लीड टू देयर एक्यूमुलेशन इन द एनवायरनमेंट and in the organism through biochemical cycle and food chain. This accumulation of pollutants in the organisms is called biological magnification। तो इस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के द्वारा इन नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को हम एक्यूमुलेट करके यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं, द पॉल्यूटेंट्स विच कैन बी डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि सीवरेज है, हीट है, नॉइज़ है। तो जो प्रक्रिया द्वारा विघटित हो जाते हैं, नेचुरल रूप से ये डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। इसके अलावा on the basis of physical properties, pollutants are classified into 4 categories. They are solid pollutants, liquid pollutants, gaseous pollutants and pollutants without weight। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के द्वारा 4 भागों में इनको और डिवाइड किया गया है। अब लेते हैं कॉजेज़ ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के क्या कॉज हैं? इसमें सबसे पहला आता है ह्यूमन एक्टिविटी। फर्स्ट नंबर पर ह्यूमन एक्टिविटी। द मेन कॉज ऑफ पॉल्यूशन इट इज मैन हिमसेल्फ। हिज एक्टिविटी, हिज सिविलाइजेशन, कल्चरल एसेट्रा ब्रिंग अबाउट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। हैंस पॉल्यूशन इज सेड टू बी ए नेसेसरी एविल इन द प्रेजेंट एज। और पॉल्यूशन जो कि एक नेसेसरी एविल है इस वर्तमान युग में, और जिसको कि मनुष्य खुद फैला रहा है, खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है उसकी सिविलाइजेशन से और उसकी एक्टिविटी से। तो ये सबसे बड़ा कॉज है। दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में क्या होता है? द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉल pollution because more people produce more sewage, more solid waste, more fuel being burned, more fertilizer and insecticide being used to produce more food। जितनी ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन होगा, जनसंख्या होगी, उतनी ज़्यादा मात्रा में वाहित मल जिसको कि सीवेज कहते हैं वो प्रोड्यूस होगा, सॉलिड वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स लगेंगे, ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स लगेंगे ताकि ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ उपयोग हो सके। तो ये भी एक कॉज है पॉल्यूशन को बढ़ाने का। तीसरा है इंडस्ट्रीज़।
पेपर मिल्स, sugar factories, soap factories, cement factories, chemical factories, fertilizer factories, oil plant, rubber factories, blast furnace, distilleries, oil refineries, etc. cause pollution to the greater extent. और जितनी भी फैक्ट्री होंगी, वो जितनी मात्रा में फैक्ट्री होंगी वो ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन का निर्माण होगा, ज़्यादा प्रदूषण होगा। चौथे नंबर पर है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल को आप सभी जानते हैं, जैसे रोड व्हीकल्स है, ट्रेन्स हैं, एयरक्राफ्ट है, इनके द्वारा हम रह नहीं सकते और ये ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं और ये एयर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन को ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए इनका कम उपयोग करना चाहिए, लिमिट में जितना हो सके करना चाहिए। पाँचवें नंबर पर है स्मोक। स्मोक एराइज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड हाउसेस। तो जो फैक्ट्रियां हैं, घर हैं, इनसे स्मोक निकलता है और ये पॉल्यूशन कर रहे हैं। फिर बायोसाइड्स है छठवें नंबर पर, जिसमें कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड अदर बायोसाइड्स काज पॉल्यूशन। तो जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। सातवें नंबर पर है फर्टिलाइजर्स। द सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप कॉज पॉल्यूशन। तो जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर है जिसको कि क्रॉप को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, वो पॉल्यूशन को निर्मित कर रहे हैं। फिर सीवरेज है। सीवरेज का जो पानी है, इट इज़ द लिक्विड पॉल्यूटेंट इमर्जिंग फ्रॉम द हाउस एंड इंडस्ट्रीज। द डोमेस्टिक सीवेज कंटेन यूरिन, फिकल मैटर, किचन वेस्ट एसेट्रा। तो ये जो लिक्विड पॉल्यूटेंट्स हैं, ये जाकर पीने के पानी में, ड्रिंकिंग वाटर में मिलता है, तो फिर ये हेल्थ हैज़ार्ड उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से ये पॉल्यूशन के कॉज हैं जो पॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन। ये आप सभी जानते हैं कि इतने मात्रा में 5 प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको एयर, वाटर, लैंड, नॉइस, थर्मल ये अलग से हम कवर करेंगे। आज के हमारे टॉपिक में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और हेल्थ के ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है। अब लेते हैं जो मेन हमारा पार्ट है, वो है इकोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट पड़ता है डेथ। व्हेन एयर इज़ पॉल्यूटेड with poisonous gas, death comes as a result immediately। जब भी एयर पॉल्यूटेड होगा, प्रदूषित होगी पॉइजन गैस के द्वारा, डेथ जो है निश्चित है, इमीडिएट होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भोपाल एपिसोड, भोपाल गैस कांड, जो कि 2 दिसंबर 1984 को ये हुआ था, जिसमें 3000 मनुष्यों की जान चली गई थी। भोपाल एपिसोड ऑन 2 December 1984, about 3000 human beings died, about 5000 paralyzed, and thousands of cattle, bird, dog, cat died in one night at भोपाल। तो 3000 ह्यूमन ख़त्म हो गए थे, 5000 के करीब पैरालाइज्ड हो गए थे और हज़ारों की संख्या में कैटल, बर्ड्स, डॉग्स, कैट एक रात में ख़त्म हो गए थे। दिस मास डेथ इज़ ड्यू टू द लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट टॉक्सिक गैस। ये आप सभी जानते हैं, इनटू द एयर फ्रॉम ए इंसेक्टिसाइड प्लांट मैनेज बाय यूनियन कार्बाइड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण है कि यदि एयर पॉल्यूशन हुआ तो डेथ इमीडिएटली होती है। इसी में मिनी माता डिसीज़ भी है, जो कि ये भी डेथ प्रोड्यूस करती है। दिस डिसीज़ इज कॉज्ड बाय मर्क्यूरी पॉइजनिंग।
इट इज़ कैरेक्टराइज बाय क्रिपलिंग एंड डेथ। तो ये मिनीमाता जो डिसीज़ है ये भी पॉल्यूशन के कारण होता है। दूसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एयर बाय द combustion of fuel. It has been estimated that the accumulation of CO2 is increasing at the rate of 0.4% per annum. This will result in an appreciable warming up of the earth. This is called greenhouse effect. कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइंड होता है फ्यूल के साथ तो वो एक्यूमुलेट होता है 0.4% पर एनम, और इसके कारण अर्थ जो है वार्म होता है, गर्म हो जाती है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। इट इज़ वेरी लाइकली दैट दिस विल कॉज द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स रिजल्टिंग इन राइज ऑफ नियरली 60 feet on the sea level. Coastal region and low-lying are as well over the world will be flooded and will go underwater. इसमें जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो जो आइस कैप है सी लेवल में पिघल कर आने लगता है। कोस्टल रीजन का जो 60 फीट ऊंचा सी लेवल पानी बढ़ने लगता है, क्योंकि पृथ्वी गर्म होती है और जहाँ बर्फ़ जमी होती है जैसे अंटार्कटिका रीजन है, वहाँ के जो बर्फ़ हैं वो पिघल कर सी में आते हैं और सी जो है उसका लेवल बढ़ता है। और ये कहा जा रहा है कि ये जितने भी किनारे के शहर हैं, देश हैं, वो हो सकता है कि इस पॉल्यूशन के कारण ग्राउंड वाटर पूरा फ्लड हो जाए, बाढ़ आ जाए। तीसरा है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। गैसेस जो है एक्सेसिव एथिलीन एक्सेलरेट रेस्पिरेशन कॉजिंग प्रीमेच्योर सेंसेस ओल्ड एज। ये गैस जो है एथिलीन एक्सेलरेट करती है रेस्पिरेशन कॉजिंग में और जल्दी से ओल्ड एज ला देती है, और इरिटेट करती है, जैसे एल्डिहाइड इरिटेट नेजल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्लोरीन एंड फॉस्फोजेन कार्बोलिन क्लोराइड कॉज पल्मोनरी एडिमा। तो ये जो गैसेस हैं ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर प्रोड्यूस करती हैं, इरिटेट करती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स के ट्यूब को प्रभावित करती हैं, जिससे कि ये कॉज होता है, पॉल्यूशन जो है इफ़ेक्ट करता है। चौथे नंबर पर है यूट्रोफिकेशन। सीवेज एड मच न्यूट्रिएंट टू द वाटर, thus water is enriched. This is called eutrophication. This causes the thick growth of phytoplankton and algae and plankton blooms. Plankton blooms prevent the existence of other group of organisms. जो यूट्रोफिकेशन है इसमें सीवरेज वाटर में ज़्यादा सांद्रता होती है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, जो कि वाटर को इनरिच कर देता है, जिसके कारण थिक ग्रोथ होती है फाइटोप्लांक्टन की, एल्गी की, और प्लांक्टन्स जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने नहीं देते, जिससे कि ये पॉल्यूशन इफ़ेक्ट करता है पानी को। इसके बाद है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीवेज इनरिच द वाटर विथ न्यूट्रिएंट, दिस कॉज रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांक्टन एंड एल्गी, दिस लीड टू ऑक्सीजन डिप्लीशन इन वाटर। सीवेज का पानी ये क्या करता है, ये वाटर में न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में, गाढ़ा होता है सीवरेज, इसीलिए
ज़्यादा सप्लाई करता है और रैपिड ग्रोथ करता है प्लांटोन और एल्गी को, और ये जो है ऑक्सीजन को ख़त्म कर देते हैं पानी की। द ऑक्सीजन डिप्लीटेशन कॉज द डेथ ऑफ एल्गी and decay and decomposition of algae consume more oxygen from water। और ऑक्सीजन की जो कमी है वो एल्गी को ख़त्म कर देती है, और जैसे ही एल्गी ख़त्म होती है उसका जो डिकम्पोजिशन है एल्गी का वो मोर ऑक्सीजन लगाता है और कंज्यूम कर देता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको कि हम BOD से प्रदर्शित करते हैं, इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर। BOD इज हायर इन पॉल्यूटेड वाटर, जैसे कि सीवरेज का पानी है, एंड लेसर इन ड्रिंकिंग वाटर। इंक्रीज BOD लोअर the content of dissolved oxygen in water, causing the suffocation and death from aquatic flora and fauna। छठवें नंबर पर है वाटर बॉर्न डिसीज। डिसीज लाइक जॉइंडिस, कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, ये सब जो डिसीज़ है ये वाटर बॉर्न डिसीज़ होती है, जो कि पॉल्यूटेड वाटर जो है ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर कंटेमिनेटेड विथ सीवरेज। जब सीवरेज का पानी ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाता है तब इस प्रकार की डिसीज़ ट्रांसमिट होने लगती है और पीने का पानी जो होता है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, और उसमें से ये डिसीज़ जो है प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं वाटर बॉर्न डिसीज़। ये भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है पॉल्यूशन का। बायोमैग्निफिकेशन, द पेस्टिसाइड्स आर नॉन डिग्रेडेबल। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। दे हैव मच एफिनिटी टूवर्ड फैट, और ये फैट के प्रति फैट के प्रति, वसा के प्रति ज़्यादा एफिनिटी दिखाते हैं। हेंस दे tend to move into the living organisms। They are concentrated as they pass up the food chain। और ये जो पेस्टिसाइड होते हैं नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, फैट के प्रति ज़्यादा एफिनिटी दिखाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, और फूड के द्वारा ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पहुंच जाते हैं। जैसे उसका उदाहरण है, जैसे DDT है। DDT को यदि घास में जो कि DDT की मात्रा है, यदि उसको कोई बकरी या गोट खाती है तो उसके शरीर में जो DDT जाएगा, फिर उसको कोई मनुष्य खाता है तो वो DDT उसके शरीर में पहुंच जाएगा, और इस प्रकार से ये पॉल्यूशन जो है इफ़ेक्ट करता है। फिर है रेडियो एक्टिविटी इफ़ेक्ट। रेडियो एक्टिविटी जो इफ़ेक्ट है बहुत ही घातक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कैंसर, रिटार्टेड ग्रोथ का रुक जाना, ल्यूकेमिया एक डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और डिटेरियस म्यूटेशन हानिकारक उत्परिवर्तन, ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के द्वारा होता है। मेंटल रिटार्डेशन, किसी भी जंतु का ठीक से मानसिक विकास न होना। इनफैक्ट मोरालिटी, शिशु मृत्यु दर अधिक होना, बच्चों की मृत्यु होना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी के द्वारा होती है। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, जन्मजात विकृतियां जिसको कहते हैं, कि बच्चे पैदा होते ही उनमें बहुत सारी विकृतियां पाई जाती है, तो ये रेडियो एक्टिविटी इफ़ेक्ट है। ये भी जो है ज़्यादा मात्रा में होने पर पॉल्यूशन पैदा करती है, जैसे कि नॉइस जो है आवाज़
ज़्यादा होने पर ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट को बढ़ा देती है। नॉइज़ इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। तो उसी प्रकार से ये रेडियो एक्टिविटी इफ़ेक्ट भी काफ़ी हार्मफुल होती है। फिर है डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर। इन द एटमॉस्फेयर अबाउट 30 माइल above the surface of the earth, the ozone molecule from an umbrella, it prevents the penetration of harmful ultraviolet radiation from the sun and thus protect the life of the earth. It is now feared that there is danger of appearing hole on the ozone umbrella. This is caused by the use of furan and other fluorine, carbon as refrigerant coolant in domestic refrigerator and other cold storage facility, and as filling agent in the foam, plastic and aerosol umbrella. ये क्या कर रहे हैं? ओजोन लेयर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है, जो कि 30 माइल एबव है अर्थ के सरफेस से। अर्थ के सरफेस से 30 माइल दूर है। और ये ओजोन मॉलिक्यूल, जिसको कि हम O3 के नाम से जानते हैं, यह एक अम्ब्रेला का निर्माण करती है। ये मान लीजिए एक अर्थ है, ये अर्थ है, इससे 30 मील की दूरी में एक लेयर का निर्माण होता है जो कि ओजोन लेयर है। और ये ओजोन लेयर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण को रोकने का कार्य करती है। मगर हमारे ज़्यादा उपयोग करने के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर से, कूलेंट से, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन से, अदर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी से ज़्यादा मात्रा में ये निकल रही है और इसको यहाँ पर होल का निर्माण हो रहा है, एक छेद का निर्माण हो रहा है जो ओजोन लेयर को ख़त्म कर रही है, जो कि आने वाले समय में ये काफ़ी नुकसान पैदा कर सकती है। दे डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल एज रिजल्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओवर द पास्ट 16 years, the density of ozone layer has been diminishing at the average rate of 3%. तो पिछले 16 सालों में ये डिस्ट्रॉय हो रही है 3% की रेट से। और यदि यह इसी प्रकार से घटती गई तो ओजोन लेयर जो है, स्किन कैंसर ज़्यादा मात्रा में लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस वो है सीधे धरती पर आएगी और हमारी स्किन से टकराएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉल्यूशन है, इफ़ेक्ट, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है। लास्ट है एसिड प्रेसिपिटेशन। एयर पॉल्यूशन क्रिएट एसिड रेन। हवा का जो प्रदूषण है वो एसिड रेन को क्रिएट करता है। द एसिडिटी ऑफ रेन, स्नो and fog is caused by the release into the atmosphere of immense quantity of sulfur dioxide and nitrogen oxide from the burning of fossil fuel. तो जो एसिडिटी है, जो वर्षा की, स्नो की, फॉग की, ये किसके कारण हो रहा है कि इमेंस क्वांटिटी में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल है, ये हवा में मिलता है। तो एसिड रेन क्या करता है? एसिड रेन डिमिनिश क्रॉप यील्ड, डिस्ट्रॉय वेजिटेशन एंड लाइफ इन फ्रेश वाटर बॉडीज एंड डिके बिल्डिंग्स। तो ये जो है एसिड रेन जो है कृषि को नुकसान पहुंचाता है, बने हुए फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है, वेजिटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है, फ्रेश वाटर में जो लाइफ है,
फ्रेश वाटर में जो जंतु हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है एसिड रेन, और ये पॉल्यूशन के द्वारा हो रहा है और ये इफ़ेक्ट हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हो रहा है। तो इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करना हम सभी का कर्तव्य है। अतः हम सभी मिलकर पॉल्यूशन को जितना हो सके अपने स्तर पर हम कम करें, ताकि आने वाली जनरेशन सही रहें, सुरक्षित रहें। तो इस प्रकार आज हमने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और हेल्थ को टॉपिक को हमने स्टडी किया, समझने की कोशिश की। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।